तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनफे ने मास्टर जोंगनियान की चालबाजी सबके सामने लाई, जिसके चलते सभी एल्डर्स जोंगनियान के खिलाफ हो गए और ये बात जोंगनियान को जरा भी पसंद नहीं आई, तो उसने मास्टर टियानपिंग पर अटैक कर दिया। हालांकि टियानपिंग ऑलरेडी अर्थ रेल्म के लेट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जिसके चलते वो इस हमले में सरवाइव कर गए और फिर युनफे ने उस बंदे का काम तमाम कर दिया। वही दूसरी तरफ बाकी की सारी फैमिलीज इनसिक्योर फील करने लगी, तो उन्होंने युनफे को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बना ली। उन्हें पता था कि युनफे कीशन फ्लावर को हासिल करने के लिए फॉरेस्ट में जाने वाला है, तो ये लोग उसी फॉरेस्ट में उसका काम तमाम कर देंगे। हालांकि उनकी सारी बातें शुई ने सुन ली थी, मगर वो वहाँ से भाग पाई इससे पहले किन फैमिली के एल्डर जियोंग ने उस पर अटैक कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर शुई जियोंग के अटैक से घायल हुई थी, मगर उसे कुछ भी करके युनफे तक ये खबर पहुँचानी है कि बाकी के क्लैंस उसे मारना चाहते। लेकिन तब तक किन फैमिली का एल्डर अपने चमचों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था, इसलिए शुई तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लोग उस पर लगातार हमले करते हैं, जिसके चलते शुई उनके हाथों मारी जाने वाली थी। लेकिन उतने में एक बंदी ने आकर उसे साइड में हटा दिया, जिसके चलते मास्टर जियोंग का अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सभी क्लैन लीडर्स देखते हैं कि शुई तो वहाँ से भाग निकली। अब उन्हें डर था कि कहीं शुई जाकर युनफे को उनके प्लान की खबर न कर दे। अगर उसने ऐसा किया तो फिर ये लोग चाहकर भी युनफे को खत्म नहीं कर पाएंगे। और इसी बात को लेकर शी क्लैन का एल्डर टियानयुआन काफी ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन उतने में वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा पहुँच जाता है। वेल इसे एल्डर क्यू नाम से जाना जाता था और ये युनफेंग नाम के असासिन क्लैन का लीडर है। वेल किन फैमिली के एल्डर जियोंग ने उसे यहाँ बुलाया था। यहाँ पर एल्डर क्यू उसे तसल्ली देते हुए बताने लगा कि आप जिस बंदे को मारना चाहते हो वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी गई है। दरअसल एल्डर क्यू 6 घोस्ट में से एक था और इसके डिमोनिक पावर की कोई सीमा नहीं। वही दूसरी तरफ हम शुई को देख पाते जो कि बुरी तरह से घायल थी। अगर किंग लियान सही वक्त पर वहाँ आकर उसकी मदद नहीं करती तो शायद शुई इन लोगों के हाथों मारी जाती। यहाँ पर किंग लियान काफी ज्यादा हैरान होकर शुई से पूछने लगी कि आखिर वो क्लैन मास्टर आपको मारना क्यों चाहता था, जिस पर शुई बताने लगी कि हमारे एक क्लैन में एक गद्दार है जो कि युनफे की खबर लेकर इनके पास आया था, तो मैं भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच गई। मगर बदकिस्मती से मैं वहाँ पर पकड़ी गई। युनफे का नाम सुनते ही किंग लियान भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो तो बिल्कुल नहीं चाहती कि युनफे को कोई नुकसान पहुँचे। अब यहाँ पर शुई से बताने लगी कि युनफे टियानशु फॉरेस्ट जाने वाला था, तो ये लोग उसी फॉरेस्ट में उसे खत्म करना चाहते हैं। मुझे जल्दी से जाकर युनफे को इसकी खबर देनी होगी। वैसे तो यहाँ पर शुई बुरी तरह से घायल थी, मगर वो बिल्कुल भी खुद की परवाह नहीं करती। उसने किंग लियान को बता दिया कि युनफे को इन्फॉर्म करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा ये क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इतना कहते साथ ही शुई वहाँ से रवाना हो गई। वहाँ पर एल्डर रोंग भी पहुँच गई थी, जो कि किंग लियान को समझाने लगी कि आपकी युनफे के साथ दोस्ती उसे महंगी पड़ेगी। आप जितना उसके करीब जाओगी युनफे को उतना ही नुकसान होगा, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप युनफे से दूरियां बना के रखो। जिस पर किंग लियान कहती कि मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है जो मुझे युनफे के पास जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एल्डर रोंग उसे रोकना तो चाहती थी, मगर किंग लियान कहा उसकी सुनने वाली है। वो भी युनफे के पीछे टियानशु फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम यू को देख पाते हैं, जो कि कैरेज में बैठे बैठे डोमिनेटिंग हीरोइक ब्लास्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन उसकी इस टेक्निक का नाम सुनकर ही जाओ की हंसी छूट गई। वो कह रहा था कि तुम्हारा ये डोमिनेटिंग पंच तो मुझे एक बिल्ली के पंजे जैसा नजर आ रहा, इसलिए तुमने इस टेक्निक का नाम बदलकर म्याओ म्याओ पंच रख देना चाहिए। जिस पर यू भी गुस्से में कहने लगी कि मुझे नाम रखने के बजाय तुमने खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुम तो इतने दिनों से 1000 चार्म सोर्ड टेक्निक को मास्टर भी नहीं कर पाए। हमारे यंग मास्टर युनफे ने तुम्हें काफी अच्छे से समझाया था, मगर तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है। भला तुम इस टेक्निक को कैसे सीख पाओगे? जो सुनते साथ ही जाओ दोबारा से उसे चिढ़ाने लगा और इस बार यू ने वाकई अपने डोमिनेटिंग हीरोइक ब्लास्ट का यूज करते हुए कैरेज से नीचे पटक दिया। जाओ ने तो सीधे उड़ते हुए जाकर एक पेड़ की ही पप्पी ले ली, जो देखकर यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कह रही थी चलो फाइनली मैंने अपने डोमिनेटिंग हीरोइक ब्लास्ट को मास्टर कर लिया। वहीं पर युनफे भी इन दोनों के झगड़ों से पूरी तरह से तंग आ गया था। वो कहता है कि जब से हम मैनर से निकले तब से एक सेकंड के लिए भी तुम दोनों का मुंह बंद नहीं था। खैर तुम दोनों की बकबक सुनते सुनते ही मैं टियानशु टाउन में पहुंच गया। अब बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद हम मार्केट में पहुंच जाएंगे। अगर वहाँ पर मुझे कुछ अच्छे वेपन मिले तो मजा आ जाएगा। जिसके बाद
ही तीनों एक क्लिफ पर पहुंच जाते हैं जहाँ से ये लोग टियानशु फॉरेस्ट को देख पा रहे थे। युनफे बता रहा था कि ये टियानशु फॉरेस्ट अपने मिथिकल बीस्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस है। हम जितने इस फॉरेस्ट के डीप में जाएंगे उतने ही भयानक मिथिकल बीस्ट से हमारा मुकाबला होगा। जिसके बाद ये लोग टियानशु टाउन में पहुंच गए। वेल इस मार्केट में बहुत ही स्पेशल एलिक्सर और स्पिरिचुअल हर्ब सेल किए जाते थे। साथ ही साथ ये अपने रेयर वेपन्स के लिए भी मशहूर था। युनफे बता रहा था कि ये हमारी युआनयू सिटी का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड मार्केट है, मगर यू की नजरें वहाँ पर मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब या फिर वेपन पर नहीं थी, बल्कि उसे तो यहाँ के खाने के मजे लेने थे। और उतने में युनफे को टॉप क्वालिटी के वेपन्स नजर आते हैं, इसीलिए वो अपने साथियों से कहने लगा कि तुम इसमें से कोई भी वेपन चुन सकते हो, हमारी आगे की जर्नी में ये वेपन्स काम आएंगे। जो सुनते साथ ही जाओ ने तुरंत ही 2 हैमर्स को चूज कर लिया, मगर वो हैमर्स इतने ज्यादा भारी थे कि जाओ से हिले भी नहीं जाते। जो देखकर युनफे को उस बंदे पर हंसी आने लगी, मगर यू ने तो बड़ी आसानी के साथ उन हैमर्स को उठा लिया था। जो देखते साथ ही युनफे काफी ज्यादा हैरान हो गया। युनफे सोच रहा था कि ये लड़की बस दिखती है मासूम सी, लेकिन है बड़ी स्ट्रॉन्ग। वही दूसरी तरफ यू उन हैमर्स को देखकर कहने लगी कि ये तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आए, और इतना कहते साथ ही उसने उन हैमर्स को थ्रो कर दिया, जिसमें से एक हैमर सीधे जाकर जाओ के पाँव पर पटक जाता है, जिससे वो बेचारा बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं पर यू ने खुद के लिए 2 ब्लेड सिलेक्ट किए थे, मगर युनफे उससे कहता है कि तुम एक काम करो, हैमर्स तुम रख लो और ये मामूली सी ब्लेड जाओ के हवाले करो, एटलीस्ट जाओ इनका वजन तो उठा ही पाएगा। अब मार्केट में आगे जाने के बाद इन्हें एक बंदा नजर आता है जो कि एक टॉप क्वालिटी का ट्रू वेपन बेचना चाहता था। वो बंदा बता रहा था कि ये ट्रेजर हमारे एंसेस्टर से हमें मिला, मैं इसे बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता, लेकिन मेरे फादर काफी ज्यादा बीमार हैं, तो उनके इलाज के लिए मुझे 10,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये बंदा फेक वेपन बेचने की कोशिश कर रहा। और उतने में हमें युनफे की एम्परर सोल दिखाई गई, जो कि कह रही थी कि ये बंदा तो मुझे जाना पहचाना मालूम हो रहा। अरे हाँ, ये तो वही स्ट्रेंजर है जिसने पास्ट लाइफ में मुझे एक स्पेशल वेपन सेल किया था। और अब उस वेपन को चेक करते ही युनफे समझ गया कि ये तो वॉइड प्रोफाउंड गोल्ड से बनी हुई डैगर है। तो युनफे उस बंदे से कहने लगा कि मुझे तुम्हारा ये डैगर काफी ज्यादा पसंद आया, तो मैं इसे जरूर से खरीदना चाहूंगा, लेकिन उससे पहला मैं तुम्हारे फादर को चेक करना चाहता हूँ। साथ ही साथ युनफे की एम्परर सोल हम लोगों से कहने लगी कि मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि ये तो एक एम्परर था ना, फिर ये अचानक से एक हीलर कैसे बन गया। तो मैं अपनी सभी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैं एक एम्परर के साथ साथ अल्केमी का ग्रैंड मास्टर था। इनफैक्ट मेरी कई सारी बैड एस आइडेंटिटीज हैं जिनके बारे में तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। सो ये था एम्परर युनफे की तरफ से हमारे लिए एक डिस्क्लेमर। और अब युनफे ने तुरंत ही उस बंदे को हील करना शुरू कर दिया। वो जूमी फिंगर का यूज करते हुए उस बंदे के एक्यूपॉइंट को प्रेशराइज करने लगा, जिससे तो उस बंदे को तुरंत ही होश आ जाता है। अब अपने फादर को हील होता हुआ देखते साथ ही वो बंदा तुरंत ही युनफे के सामने अपना सिर पटकने लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर युनफे का शुक्रिया अदा कैसे करे, इसलिए वो अपनी डैगर उसे फ्री में देने के लिए तैयार हो गया। मगर फिर भी युनफे ने इसे फ्री में लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये डैगर कितनी ज्यादा स्पेशल है। इसलिए वो 10,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल देकर उस डैगर को उठा लेता है। मगर उतने में वहाँ पर एक मास्टर की एंट्री हो गई। वो युनफे से वो डैगर छीनते हुए कहने लगा कि ये डैगर हमारे यंग मास्टर को काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसीलिए अब तुम इसे चुपचाप से मेरे हवाले करोगे। वेल उस यंग मास्टर का नाम था शाओहेन और उसके मार्शल सर्वेंट का नाम था लिन लाओ, जो कि अर्थ रेल्म की लेट स्टेज का कल्टीवेटर है। मास्टर लिन युनफे को बता रहा था कि हमारे यंग मास्टर शाओहेंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शाओ के बेटे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर का जिक्र सुनते ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा तुरंत ही वहाँ से रफा दफा हो गया। और उतने में ही शाओहेंग ने भी अपना मुंह खोला। वो बंदा बिल्कुल लड़कियों जैसी बात करता था, साथ ही उसका ठुमक ठुमक कर चलना किसी लड़की की चाल को भी फेल कर दे। वो युनफे से कहने लगा कि हैंडसम, मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उसे जरूर से हासिल करता हूँ। इधर जाओ और यू तो उसकी हरकतें देखकर ही शॉक हो गए। यू कह रही थी कि इस बंदे ने कोई कल्टीवेटर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो प्लेजर हाउस में ज्यादा सूट करेगा। उतने में युनफे मास्टर लिन के हाथ से अपना डैगर छीनते हुए कहने लगा कि मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता, वो तो काफी ज्यादा ड्रामेबाज होती। अब ये सुनते साथ ही शाओहेंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो अपने उसी औरत वाले अंदाज में कहने लगा कि तुमने जो बोला हो दोबारा से दोहराओ, मैं अभी तुम्हारा कीमा बना दूंगा। तो जाओ ने फटाफट से जाकर उस बंदे के मुंह पर
यूनफे ने कही हुई बातें दोहरा दी। वो कह रहा था कि मेरा दोस्त लड़कियों के मुंह नहीं लगता। इतना ही नहीं, इस बार तो यू ने भी उसे ताना मार दिया, जो सुनते साथ ही शाओ अपने पाँव पटक पटक कर चिल्लाने लगा कि मैं एक असली मर्द हूँ। पता नहीं तुम लोग मुझे औरत क्यों बुला रहे, मैं वाकई एक सच्चा मर्द हूँ। जिसके बाद वो लड़कियों जैसी तेवर दिखाते हुए मास्टर लिन को हुक्म देता है कि जल्दी से जाकर उन तीनों को खत्म कर दो। जो सुनते साथ ही मास्टर लिन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे यूनफे पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। यहाँ पर यूनफे अपने दोस्तों को लेकर तुरंत ही पीछे हट गया। साथ ही साथ वो मास्टर लिन से कह रहा था कि तुम तो अर्थ रेल्म के लेट स्टेज के कल्टीवेटर हो, वाकई मैंने एक गलत बंदे से पंगा लिया है। और उसके बाद इन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ, जहाँ पर मास्टर लिन और यूनफे ने एक दूसरे पर पाम अटैक किए थे। मगर इस फाइट में मास्टर लिन यूनफे पर पूरी तरह से भारी पड़ गया। यूनफे भी जानता था कि इन दोनों के दरमियान कल्टीवेशन का एक बहुत बड़ा गैप है, तो मास्टर लिन का मुकाबला करने के लिए उसने हेवनली एम्परर की सोल पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी पावरफुल ऑरा से टकराकर ही मास्टर लिन काफी पीछे पुश हो गया। यहाँ पर यूनफे कह रहा था कि मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, मगर उतने में ही यूनफे की सोल पावर वैनिश होकर उसकी हवा निकल गई, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो एम्परर की पावर को ज्यादा देर तक होल्ड कर सके। इसलिए तुरंत ही अपना रवैया बदलते हुए कहने लगा कि मास्टर मेरी बातों को दिल पर मत लगा लो, मैं तो बस ऐवे ही बड़ी बड़ी फेंक रहा था। लेकिन मास्टर लिन तुरंत ही अपनी एनर्जी का यूज करते हुए यूनफे पर अटैक करना शुरू कर चुका। यहाँ पर यूनफे अपनी सोल डिवावरिंग निडल का यूज करते हुए इसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि मास्टर लिन ने समय रहते सोल डिवावरिंग निडल के अटैक को डॉज कर दिया, जिससे जमीन पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूनफे अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। और फिर मास्टर लिन की नजर पड़ी उस गहरे गड्ढे पर, जो कि यूनफे की सोल निडल ने किया था। अगर ये निडल अटैक उसकी बॉडी पर होता तो जरूर से यूनफे के हाथों मारा जाता। वहीं पर शाओहिंग उस पर चिल्लाने लगा कि मुझे उस बंदे की कटी हुई गर्दन चाहिए। उसने एक तो एक मुझे औरत बोला और फिर प्रोफाउंड गोल्ड वाला डैगर भी हमसे छीन लिया। इसलिए अगर आप उस बंदे को सबक नहीं सिखाओगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। जिस पर मास्टर लिन जवाब देता है कि मुझे उस बंदे की निडल टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई, मैं जरूर से उस बंदे को ढूंढ निकालूंगा, फिर आपको आपका डैगर मिल जाएगा और मैं उससे वो टेक्निक हासिल करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम यूनफे और उसके दोस्तों को देख पाते जो कि क्रोकोडाइल किंग वैली में पहुंच चुके थे। ज़ारियो कह रहे थे कि वो बुढ़ा तो काफी ज्यादा कमीना था, उसने तो सिर्फ एक डैगर के लिए हम पर जानलेवा अटैक कर दिया। और उतने में यूनफे ब्लड की मीटिंग करने लगा। उसने एम्परर की सोल पावर का यूज करने की वजह से वो घायल हुआ था। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि एक अर्थ रेल्म के मामूली से कल्टीवेटर ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जो कि उसके एम्परर टाइटल की शान में गुस्ताखी थी। इसीलिए यूनफे ने ठान लिया कि वो अब जल्दी से प्रोग्रेस करेगा ताकि उसे दोबारा से जलील ना होना पड़े। वहीं पर ज़ारियो से बताने लगी कि हम तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जिस पर यूनफे कह रहा था कि तुमने हाल ही में नए वेपन्स खरीदे तो उन्हें यूज करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर लो रैंकिंग वाले मिथिकल बीस्ट का शिकार करो, तुम्हें जंगल में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। तो दोनों भी यूनफे से कहने लगे कि वो जरूर से इस मिशन में कामयाब होंगे। और इतना कहते साथ ही वो बड़े ही जोश के साथ मिथिकल बीस्ट का शिकार करने के लिए भागने लगे। मगर यूनफे उनसे कह रहा था कि तुम फॉरेस्ट में नहीं बल्कि टाउन में जा रहे हो। जो सुनते साथ ही उन दोनों ने इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए तुरंत ही अपने डायरेक्शन को बदल दिया। मगर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ये दोनों भी मुंह के बल पटक गए और ये देखकर यूनफे अपना माथा पीट रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं मैं किन बेवकूफों को अपने साथ लाया हूँ। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर यूनफे ने प्रोफाउंड गोल्ड डैगर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मिथिकल बीस्ट को निपटा दिया। साथ ही साथ वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उनके ब्लड एसेंस को भी कलेक्ट कर लेता है। यूनफे को जितनी जरूरत थी उतना ब्लड एसेंस उसने कलेक्ट कर लिया था और अब वो अपने दोनों साथियों के लिए परेशान होने लगा। इसलिए वो एक ऊंचे दरख्त की टहनी पर छलांग लगाते हुए इन दोनों के एक्शंस को चेक करता है। यहाँ पर यू एक छोटे से मिथिकल बीस्ट के पीछे पड़ी थी और वहीं पर जाओ शिकार करने के बजाय खुद ही शिकार बनने वाला था। एक डिमोनिक बीस्ट उसे बड़ी तेजी से इधर उधर भगाने लगा। उसे चिल्ला चिल्ला कर भागते हुए देखकर यूनफे को हंसी आने लगी। और उतने में यूनफे को एक छोटी सी व्हाइट फॉक्स नजर आती है, जिसके पीछे दो भेड़िए पड़े थे। मगर वो छोटी सी फॉक्स इतनी ज्यादा तेज थी कि बिल्कुल भी उन भेड़ियों के चंगुल में नहीं फंसती। यहाँ पर यूनफे सोच रहा था कि इस छोटी सी फॉक्स ने एक ब्लड डेविल वुल्फ को प्रोवोक किया है। ये फॉक्स तो वाकई काफी ज्यादा दिलचस्प होगी। और तब तक वो भेड़िए उस फॉक्स को घेर लेते हैं। अब उसके पास वहाँ से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वहीं पर यूनफे ने देखा कि उस फॉक्स ने तो इन भेड़ियों का अर्थ मदर एसेंस मिल्क चुरा लिया है और इसी वजह से वो भेड़िए उसे मारना चाहते थे। इन
इनफैक्ट वो फॉक्स इतनी ज्यादा हिम्मत वाली थी कि उसने उन भेड़ियों के सामने उसी सेंस को निगल लिया, जो देखकर वो भेड़िए इतने ज्यादा भड़क गए कि उसे खत्म करने ही वाले थे। लेकिन तभी युनफे ने बीच में छलांग लगा दी। अब युनफे को देखते साथ ही वो फॉक्स तुरंत ही आकर उसे लाड़ करने लगी। यहाँ पर युनफे उससे कह रहा था कि तुमने इनका ट्रेजर चुराया और उसे उन्हीं के सामने डिवोर भी कर लिया। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। सच बताओ तो तुम्हारा ये स्टाइल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। और फिर युनफे ने तुरंत ही उसमें से एक भेड़िए पर अपने प्रोफाउंड गोल्ड डैगर से अटैक कर दिया, जिसके चलते उस भेड़िए का काम वहीं पर तमाम हो चुका था। जो देखते साथ ही दूसरा भेड़िया तुरंत ही हौल करने लगता है। वो अपने साथियों को यहाँ पर बुला रहा था, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हुए तुरंत ही युनफे पर अटैक करने के लिए कूद पड़ा। तो युनफे हेवनली विंड स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए इधर उधर भागने लगा। साथ ही साथ वो छोटी फॉक्स भी उसका पीछा कर रही थी, मगर उस फॉक्स ने अपनी डायरेक्शन बदल कर उस भेड़िए को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो भेड़िया युनफे को छोड़कर फॉक्स के पीछे जाने लगा। हालांकि वो उस फॉक्स को खत्म कर पाई इससे पहले युनफे ने उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते उस वुल्फ का काम वहीं पर तमाम हो चुका था। अब युनफे इस फॉक्स का लाड़ करते हुए कहने लगा कि तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम अच्छे से जानती हो कि दुश्मनों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। यहाँ पर वो फॉक्स भी युनफे को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। अब युनफे उससे और गप्पे लड़ा पाई इससे पहले वो पूरा इलाका शेक होने लगा। जो देखते साथ ही युनफे तुरंत ही समझ गया कि किशन फ्लावर ब्लूम होने वाला है, तो वो उस फ्लावर को हासिल करने के लिए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। यहाँ पर वो फॉक्स उसे जाता हुआ देखकर स्माइल कर रही थी। मेरे ख्याल से इसकी कोई और भी आइडेंटिटी है जो कि अभी तक रिवील नहीं हुई। इधर युनफे उस लेक के पास पहुँच गया था जहाँ पर किशन फ्लावर ब्लूम हुआ, मगर उसने देखा कि वहाँ पर तो ऑलरेडी ढेर सारे कल्टीवेटर्स मौजूद थे और ये सभी लोग उस किशन फ्लावर को हासिल करना चाहते। और उतने में शाओहेंग भी ठुमकते हुए वहाँ पर पहुँच गया। वो सबको बता रहा था कि मैं इंपीरियल सिटी के प्राइम मिनिस्टर शाओ का तीसरा बेटा हूँ, इसलिए मेरे अलावा इस किशन फ्लावर को कोई और छू भी नहीं सकता। और उतने में किशन फ्लावर ने ब्लूम होते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज किया, जो देखते साथ ही शाओहेंग तुरंत ही उस फ्लावर की तरफ भागने लगता है। मगर उतने में एक स्पिरिचुअल बीस्ट ने वहां आकर तुरंत ही उसे एक जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तो शाओहेंग सीधे चिल्लाते हुए हवाई यात्रा पर चला गया। इधर ये सभी कल्टीवेटर्स फ्लाई करते हुए किशन फ्लावर की तरफ रवाना हो गए, मगर उन्हें ये पता नहीं था कि उस लेक में एक बहुत ही भयानक डेमोनिक बीस्ट है, जिसने बड़ी तेजी के साथ पानी से बाहर आते हुए एक बंदे का निवाला बना लिया। दरअसल ये 9वीं रैंकिंग की एक ब्लैक स्केल क्रोकोडाइल थी, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है कि सभी कल्टीवेटर उस लेक से दूर भागने लगे। हालांकि तब तक उस ब्लैक स्केल क्रोकोडाइल ने अपना एक दूसरा शिकार भी जकड़ लिया था। इधर ये लोग पानी से जैसे तैसे बाहर आकर शाओहेंग को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे। बेचारे शाओहेंग का तो यहाँ पर कचुम्बर बन गया था और मास्टर लिन चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इधर युनफे चुपकर इन सभी बंदों पर नजर रख रहा था। वो सोचता है कि शाओहेंग द ब्यूटीफुल लेडी को छोड़कर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं जो कमजोर हो। ये सब के सब अर्थ रेल्म के लेट स्टेज वाले कल्टीवेटर्स हैं और इनमें जो कमजोर थे वो ऑलरेडी उस क्रोकोडाइल का शिकार बन गए। मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर लूं, इन सब का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। किशन फ्लावर को हासिल करने के लिए मुझे किसी और पैंतरे का यूज करना होगा। और उतने में मास्टर लिन इन लोगों से कहने लगा कि ये 9वीं रैंकिंग वाली क्रोकोडाइल है, इसे हम लोग अलग अलग होकर तो बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर पहले इसका काम तमाम करें और फिर बाद में किशन फ्लावर किसे मिलेगा ये हमारे एबिलिटीज पर निर्भर करेगा। इधर शाओहेंग जानबूझकर बेहोश होने का नाटक कर रहा था, मगर युनफे इनकी चाल समझ गया। वहीं पर मास्टर लिन उन कल्टीवेटर्स को यकीन दिलाने के लिए अपने 2 सर्वेंट्स को भी मार देता है। वो कह रहा था कि हमारे यंग मास्टर शाओहेंग इस बैटल में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा नाजुक है। जो सुनते साथ ही उन कल्टीवेटर्स को भी मास्टर लिन की बातों पर यकीन हो गया और अभी सभी लोग मिलकर उस क्रोकोडाइल पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर मास्टर लिन ने हवा में छलांग लगाते हुए अपने क्रैब जैसे हैंड्स को समन कर लिया था, जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ उस क्रोकोडाइल को दबोच लिया। वहीं पर वो तीनों कल्टीवेटर्स भी अपनी अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उस क्रोकोडाइल पर अटैक करने लगे। उन सब ने अपने डिवाइन वेपन्स का यूज करते हुए उस क्रोकोडाइल को घायल करना शुरू कर दिया। और अब सही मौका मिलते ही शाओहेंग तुरंत ही उस किशन फ्लावर की तरफ रवाना हो गया। वो कह रहा था मेरे प्यारे फूल, मैं तेरे
पास आ रहा हूँ। अब उसे भागता हुआ देखकर वो कल्टीवेटर्स मास्टर लिन पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि इस बंदे ने बेहोश होने का नाटक किया था और तुमने हमें अपने जाल में फंसाया। अब वो लोग किशन फ्लावर की तरफ जा पाए इससे पहले मास्टर लिन ने उन सभी के वेपन्स को होल्ड कर लिया। वो कह रहा था कि तुमने इस क्रोकोडाइल को ट्रैप किया है और इसने तुम्हें ट्रैप किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चुपचाप से इसे सप्रेस करने में मेरी मदद करो, क्योंकि अगर ये आजाद हुई तो फिर हम सब के सब मारे जाएंगे। वही दूसरी तरफ शाओहिंग लड़कियों जैसे चिल्लाते हुए खुश होकर किशन फ्लावर की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर उसकी औरतों वाली चाल को बीट करते हुए युनफे ने सीधे उसके मुंह पर एक लात चिपका दी और फिर सही मौका मिलते ही युनफे ने तुरंत ही उस किशन फ्लावर को हासिल कर लिया। युनफे की इस हरकत की वजह से शाओहिंग तो काफी ज्यादा भड़क गया था और चिल्लाते हुए कह रहा था कि कुत्ते कमीने कही कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ओ सॉरी नहीं छोड़ूंगा। तूने तो हमारे पूरे प्लान की बैंड बजा दी। सबसे पहला तो तूने मुझे औरत बोला और फिर प्रोफाउंड गोल्ड टाइगर को भी छीन लिया, लेकिन इतने से भी तेरा दिल नहीं भरा था जो तूने किशन फ्लावर भी मुझसे छीन लिया। और अब सीन शिफ्ट होकर हम यिनफेंग असासिन क्लैन के एक बंदे को देख पाते हैं। मेरे ख्याल से एल्डर किन होगा, जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बताने लगा कि मैंने युनफे को ढूंढ लिया, अब तो उसे खत्म करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दरअसल इस बंदे के पास अर्थ एंड घोस्ट टेक्निक का नॉलेज था और इसीलिए किसी को भी बड़ी आसानी के साथ ट्रेस कर सकता है। और उतने में उसका एक असासिन साथी जमीन से बाहर आ गया। वो कह रहा था कि युनफे काफी ज्यादा शातिर है, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाएंगे, हमें एकदम चौकन्ना रह के उसका शिकार करना होगा। और फिर उसने आसमान में एक सिग्नल रिलीज कर दिया। हो सकता है कि यिनफेंग असासिन क्लैन के दूसरे मेंबर भी जंगल में फैले हुए हो, तो वो भी इस सिग्नल को देखकर युनफे को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।